नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत रागदारी संगीत कहा जाता है, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार राग है, राग पद्धति। और जब हम रागों की बात करते हैं तो हम रागों में सबसे पहले हम जो चीज़ जानते हैं या जिस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं वो है कि राग किस थाट से उत्पन्न होता है। तो थाट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक परिवार की तरह, जिस परिवार का वो हिस्सा है, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है राग का, वो ठाट के नाम से जाना जाता है। तो इसी श्रृंखला को हम ठाट राग पद्धति श्रृंखला के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। अभी तक हम इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले बिलावल ठाट के विषय में आपको जानकारी दे रहे थे, और बिलावल ठाट के अंतर्गत जो राग आते हैं, विभिन्न तरह के राग, और विशेषतः वो राग जो कि आपके पाठ्यक्रम में हैं, स्नातकोत्तर में, और कुछ राग ऐसे हैं जो स्नातकोत्तर में तो हैं लेकिन उसके आगे भी जब आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें भी उन रागों को और डिटेल्ड उसकी जो स्टडी है वो कराई जाती है। तो ऐसे में इन रागों के बारे में जानना ज़रूरी है। और एक विशेष बात कि जब हम एक ठाट के अंतर्गत रागों की जानकारी लेते हैं या आपको बताते हैं तो हम एक राग का दूसरे राग से कैसे अंतर है या किस प्रकार से उस राग को दूसरे राग से अलग किया जा सकता है, या क्या क्या सावधानियां उसमें हमें रखनी चाहिए उस राग को गाते हुए या बजाते हुए, ताकि हम दोनों रागों को मिला ना सके। दोनों रागों को हम जो है अलग अलग उनकी विशेषताओं के साथ, उनके अपने अपने चेहरों के साथ जो है उन रागों के अस्तित्व को जो है हम आपके सामने रख सकें। ये विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थी के रूप में भी, और चाहे वो एक कलाकार के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे विद्यार्थी के रूप में हो, सभी के लिए इस अनुशासन को पालन करना, इस नियम को मानना जो है अति अनिवार्य है। तो ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हम अभी तक बिलावल ठाट राग जो है उसके अंतर्गत आने वाले रागों के बारे में हमने जाना। आज हम दूसरा ठाट ले रहे हैं, वो है कल्याण ठाट। तो कल्याण ठाट जो है इसके अंतर्गत भी बहुत से राग आते हैं, और ये जो राग हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। और इन रागों को जानने से पहले कल्याण ठाट के विषय में हम आपको बताएंगे और उसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख राग है उसकी जानकारी आपको देंगे। अपने इस व्याख्यान को आरंभ करने से पहले मैं एक प्रश्न जो किसी जिज्ञासु का जो है वो आया है, उसमें उन्होंने किसी बंदिश को लेके, किसी राग की एक बंदिश को लेके विशेष तौर पे कहा कि ये बंदिश जो है वो किसी अन्य जो है रचनाकार का है, जो कि उनके उन्होंने परंपरागत जो सीखा जाता है घरानेदार पद्धति में, उसमें उस बंदिश का ज़िक्र है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि बंदिशों का संग्रह जो है वो विद्वानों ने किया है, जिनमें पंडित भातखंडे जी भी उनको प्रमुख रूप से लिया जाता है, और ऐसी बहुत सी बंदिशों का संग्रह जो है क्रमिक पुस्तक मालिका में मिलता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य पुस्तकें हैं जो कि बड़े बड़े संगीतकार और कलाकारों ने या संगीतज्ञों ने या विद्वानों ने, वाग्यकारों ने जो है वो रची है। उनमें बंदिशों, इस प्रकार की जो परंपरागत बंदिशें हैं उनके स्वरलिपिबद्ध रूप में उनको दिया है, उनका साहित्य भी दिया है। तो हो सकता है कि किसी घराने में जब बंदिश को गाया जाता है तो उस घराने में एक आध शब्द जो है वो कुछ अलग हो सकते हैं, या जो रचनाकार, उस बंदिश के जो रचनाकार हैं उनका नाम दिया है या वो किसी और नाम से। तो इस चीज़ में मतभेद संभव है। और हमारा आपको एक जो मुख्य जो बात आपको सिखाने की वो ये है कि हम एक पाठ्यक्रम को फॉलो करते हैं। उस पाठ्यक्रम में हम जो रेफरेंस बुक्स हैं, तो अधिकतर बंदिशें क्रमिक पुस्तक मालिका, राग रहस्य या अन्य संगीत विज्ञान, राग विज्ञान जो है पंडित भातखंडे की, अभिनव गीतांजलि, इन कुछ पुस्तकों को हम लेते हुए एज ए रेफरेंस, संदर्भ जो है पुस्तकों के रूप में लेते हैं। इन्हीं में से हम बंदिशें कोशिश करते हैं आपको बताने की। तो इसमें मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के रूप में किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि कई बंदिशें ऐसी जो पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में बहुत खूबसूरत तरीके से उसके स्वरलिपि दी, लेकिन वो बंदिशें ग्वालियर घराना, रामपुर घराना, आगरा घराना, कोई अन्य घराने में भी या किराना घराने में भी गाई बजाई जाती है। लेकिन उन बंदिशों के कहीं कुछ शब्दों में
कुछ चेंज हो सकता है, तो ये संभव है। तो हम पुनः अपनी बात पर आते हैं कि हम ठाट राग पद्धति के अंतर्गत अब हम आपको आरंभ करते हैं कल्याण ठाट से। कल्याण ठाट यानी कल्याण परिवार। तो कल्याण ठाट की ऐसी क्या विशेषता है? कल्याण ठाट में सभी सातों स्वर हैं, जैसे कि ठाट के अंतर्गत सातों स्वर आते हैं, और उसमें एक स्वर है, वो है मध्यम, जो कि हमेशा तीव्र होता है। तीव्र यानी अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब कोई स्वर खिसक कर चला जाता है। तो तीव्र स्वरों की बात करें तो केवल मात्र मध्यम ही ऐसा 7 स्वरों में एकमात्र ऐसा स्वर है जो कि अपने स्थान में रहता है या फिर वो अपने स्थान से ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है तो हम उसको कहते हैं तीव्र मध्यम, जिसे कि अंग्रेज़ी में शार्प कहा जाता है। और कोई भी स्वर तीव्र नहीं होता, वो या तो शुद्ध है या कोमल है। कभी कभी हम अक्सर जो संगीतकारों के भाषा के, हम कहें संगीत की भाषा में, भारतीय संगीत की विशेष तौर पे बात करें तो हम कभी कभी ये भी सुनते हैं कि ये जो स्वर, इसमें चढ़े स्वर हैं या इसमें उतरे स्वर हैं, या इसमें चढ़ी निषाद लगेगी, या इसमें चढ़ी हुई गांधार लगेगी। तो उसका अर्थ ये है कि वो शुद्ध निषाद की बात करें या इसमें शुद्ध गांधार की बात, क्योंकि तीव्र गांधार तो होता ही नहीं है और इसी प्रकार से तीव्र निषाद भी नहीं होता। तो चढ़ी हुई निषाद जब ऐसे साधारण से सांगीतिक भाषा जो मैं कहूँ उसमें बोला जाए तो चढ़ी निषाद का मतलब शुद्ध निषाद है, चढ़ी गांधार का मतलब शुद्ध गांधार है। उतरी गांधार या उतरी निषाद की बात करें तो वहाँ पर गांधार कोमल होगा और निषाद भी कोमल होगा। मध्यम के विषय में यदि कहा जाए तो चढ़ी मध्यम का अर्थ होता है तीव्र मध्यम, क्योंकि मध्यम जो है या तो शुद्ध है या फिर तीव्र है, यानी चढ़ी, यानी मध्यम या तो अपनी जगह पे मिलेगा या मध्यम अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक कर ऊपर चला जाता है। तो भाषा का जो प्रयोग होता है, सांगीतिक भाषा, देखिए संगीतकार जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो हम आजकल बहुत सी मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है, घर बैठे मिलती है, इंटरनेट पे मिलती है। सी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको घर बैठे आपको जानकारियाँ, ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी आपको देती है जो शायद आपको बहुत जगह जाने के बाद ही आपको प्राप्त हो पाए। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें इस प्रकार से बताई भी जाती, बंदिशों के मामले में कहें, राग के मामले में कहें। तो ये जानना, ये जो एक संगीतज्ञों की भाषा में कई बार कहते हैं उत्तरी मध्यम है और चढ़ी मध्यम है, तो यहाँ पर आप भ्रमित न हो। वैसे आमतौर पर शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम ही कहा जाता है। यदि किसी ने कभी इस प्रकार से प्रयोग किया शब्द का तो आप भ्रमित न होइए, मध्यम शुद्ध और मध्यम तीव्र की बात करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि आपको मैं बताऊँ, ताकि जो विद्यार्थी, ख़ास तौर पे जो नए विद्यार्थी होते हैं, उनको कई बार ये बात समझ में नहीं आती, या वो किसी हेजिटेशन से नहीं पूछ पाते, या कोई कन्फ्यूजन है उनको, तो सीधी, सरल और स्पष्ट और सहज रूप से चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो कल्याण ठाट के अंतर्गत जैसे कहा कि 7 स्वर हैं, सातों स्वरों में मध्यम तीव्र होगा, यानी मध्यम चढ़ी होगी। और जैसे कि ठाट में हम सिर्फ आरोह को देखते हैं, तो उसमें यदि हम स्वर के हिसाब से देखें तो क्या बनेगा, सा रे ग मा पा धा नी। तो आपने देखा मैंने सारे स्वर जो है वो शुद्ध बोले, मध्यम को मैंने चढ़ाया, सा रे ग मा, ये शुद्ध मध्यम है, सा रे ग मा तीव्र मध्यम है, मा दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन कभी कभी विद्यार्थी जो हैं वो इसमें भी एक तरह से उनको कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है, या किसी संकोचवश वो नहीं पूछ पाते। तो पुनः एक बार इसको लेते हैं। मैं ठाट की बात करूँ तो केवल आरोह की बात करूँगी, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये कल्याण ठाट है।
अब कल्याण ठाट की मैंने जैसे आपसे कहा कि ठाट जो है उसमें केवल आरोह होता है, यानी कि उसमें 7 स्वर होने अनिवार्य हैं और मात्र आरोह हाथ में, क्योंकि हमने यही देखना होता है कि इस ठाट के अंतर्गत कैसे कैसे स्वर रहते हैं, यानी कि ये सातों स्वरों में कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा तीव्र है, कौन सा शुद्ध है। तो इस बेसिस पर ही हम अलग अलग ठाट की बात करते हैं। और जैसे कि 10 ठाट जो है या दशविध ठाट वर्गीकरण पंडित भातखंडे जी ने बताया है, जिसको हम सभी फॉलो करते हैं, और वो बहुत आसान है याद करना कि 10 जो ठाट हैं हम 10 उंगलियों में उनको याद कर सकते हैं, और हर ठाट में स्वरों का क्या सिचुएशन क्या रहेगी, यानी स्वर कोमल है कि तीव्र है कि शुद्ध है, ये भी हमें बहुत आसानी से याद हो जाता है। और फिर हम जब अलग अलग राग होते हैं उनको भी हम उनके विषय में जानकर, उनके स्वरों के बारे में जानकर आसानी से उसको हम किसी एक ठाट में उसको हम डाल सकते हैं जो पहले से निर्धारित है। लेकिन हमें एक स्वतः जब हम कोई काम करते हैं तो ज़्यादा हमेशा के लिए वो याद रहता है। तो हम यदि किसी में तीव्र मध्यम देखते कि मात्र तीव्र मध्यम, तो हम उसको कहेंगे ये आपका कल्याण ठाट के अंतर्गत है। इसी प्रकार से हम यदि निषाद कोमल देखते हैं तो हम कहते हैं ये खमाज ठाट के अंतर्गत है। यानी खमाज ठाट में निषाद का कोमल होना एक बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी या मुख्य जिसे कहें विशेषता है। तो ये हम उसको आसान हो जाता है कैटेगराइज करना। ये जो वर्गीकरण है ये बहुत ही सहायक रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों की जो संरचना है उसके आधार पर रागों को याद रखना, यानी इस राग में कौन से स्वर हैं, किस प्रकार है, उसको हम उस ठाट के अंतर्गत डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत से राग हैं जो कि ठाटों के अंतर्गत विभक्त हुए हैं। हाँ, एक बार और कि कुछ ऐसे राग हैं जैसे हम कहते हैं ना एक्सेप्शनल्स हो, तो हर जगह होते हैं। कुछ ऐसे राग होते हैं जो कि ऐसा लगता है इस ठाट में भी है और उस ठाट में भी है, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम इसको इस ठाट में डालें, उस ठाट में डालें। ऐसे में क्या करना चाहिए कि उस राग के चलन को देखते हुए उसको उन ठाटों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और ये बहुत ही विद्वान जो हमारे पूर्वज कहें, हम कहें कि संगीत जगत के जो दिग्गज हैं, जो विद्वान वाग्यकार रहे हैं, ग्रंथकार हैं, उन्होंने पहले से काम कर दिया और हमको बहुत सहज रूप से जो है परोस के दिया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अच्छे से करें, क्योंकि एक धरोहर है जिसको कि हमें आगे की पीढ़ी को देना है। तो कल्याण ठाट के अंतर्गत मध्यम तीव्र है। कल्याण जैसे शब्द कहता है कि मंगलकारी, शुभ का द्योतक है। इसमें इस ठाट के अंतर्गत बहुत से राग आते हैं। हम सबसे पहले इस ठाट के अंतर्गत कल्याण राग ही लेते हैं, जिसे हम यमन, ऐमन और ईमन के नाम से जानते हैं। ये राग बहुत ही प्रचलित राग है और इस राग की विशेषता क्या है कि इसमें हम शास्त्रीय संगीत के रागदारी संगीत के अंतर्गत ख्याल भी पाते हैं, इसमें हम ध्रुपद भी पाते हैं, धमार भी पाते हैं, इसमें हम तराना भी पाते हैं। इसमें ये विस्तार का राग है। और किसी किसी परंपरा में, घराने में ऐमन पर आधारित ठुमरियाँ भी जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। बनारस में ऐमन को लेकर उस पर आधारित ठुमरियाँ भी सुनने को मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त ऐमन एक ऐसा राग क्योंकि बहुत ही विस्तार का राग है ये, इसमें गीत, गज़ल, भजन, शबद ये सब भी बहुतायत उसमें हमें मिलते हैं। और चित्रपट संगीत में तो बहुत इस राग का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही मधुर राग है और गंभीर राग है। इस राग की संरचना कैसे हुई, आइए देखते हैं इसके आरोह, अवरोह और इसकी पकड़ को।
आकार में। आ एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में आया होगा कि मैंने इसको नी रे गा ऐसे क्यों शुरू किया, बजाय इसके मैं इसको ऐसे कर सकती सा रे गा। तो ये प्रश्न तो आना स्वाभाविक है। देखिए, जब राग बनता है तो राग की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी राग के निर्माण का एक अनुशासन होता है, एक नियम होता है। तो इसका नियम क्या है कि एमन में हमेशा मंद्र सप्तक के शुद्ध निषाद से राग को आरंभ करते हैं। नी रे गा ऐसे ही होगा, हमने कहीं भी उसको सा रे गा कहीं नहीं मिलता, क्योंकि राग की संरचना ही ऐसे हुई है। इस राग के आरोह में कभी कभी पंचम को छोड़ दिया जाता है। वो कैसे? नी रे गा मा दा नी सा। तो जो हम संपूर्ण रूप से गा रहे हैं, नी रे गा मा पा दा नी सा। तो ये प्रश्न उठेगा, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, लेकिन जब हम राग की शुद्धता की बात करते हैं, उसकी प्योरिटी को बनाए रखते हैं, तो हमें जहाँ पे नी रे गा, तो यहाँ पे हमने सा को छोड़ा, क्योंकि राग की विशेषता है। उसी के जवाब में जब हम देखें तो मदनी नी रे गा मदनी मदनी नी रे गा, वही चीज़ है सवाल और जवाब। यानी कि पंचम को छोड़ के या सापा को छोड़ के या कुछ समय तक उसको अवॉइड करके जब हम राग एमन या कल्याण की का हम विस्तार करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। हम किसी भाषा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थानी भाषा है ये, भोजपुरी भाषा है ये, मलयालम है ये, तमिल है। तो हम आप हमेशा ध्यान दीजिए, उस इलाके के यानी उस प्रांत के आसपास के जो बॉर्डर एरिया है, इस पर विशेष तौर पे मैं बॉर्डर एरिया की बात करती हूँ, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति, उसमें कहीं ना कहीं जिस दूसरे प्रदेश का बॉर्डर मिल रहा हो, वहाँ की भी संस्कृति की थोड़ी बहुत जो है वो झलक देखने को मिलती है, उसकी छाया ज़रूर मिलती है। तो क्योंकि संस्कृति का आदान प्रदान होता है, और वो बिल्कुल क्योंकि एक सीमा पे हैं, तो सीमा पे उनके पास अपने प्रांत की संस्कृति की भी साथ साथ दूसरे की भी थोड़ी बहुत छाया अवश्य नज़र आएगी। तो ऐसे ही हम कहते कि राग एमन जो है वो संपूर्ण जाति का राग है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम उसको गाते हैं तो हम उसको पंचम को छोड़ देते, तो क्या ये षाड़व जाति है? नहीं, षाड़व नहीं है, ये संपूर्ण ही है। क्योंकि जब हम उस राग का चलन करते हैं तो हम उसमें पंचम का इस्तेमाल, या हम उसकी सपाट की ताने लेते हैं तभी पंचम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये राग की एक बनावट है, उसके आधार पर हम कहें कि ये राग संपूर्ण जाति का राग है। सातों स्वर इसमें प्रयोग होते हैं। अब बात करते हैं राग की पकड़ की। पकड़ यानी राग को कैसे पकड़ा जाता है, यानी राग को कैसे पहचाना जाता है। तो कुछ एक स्वरों के कुछ ऐसे स्वरगुच्छ है या एक स्वरों का समूह है जिसको गाते हैं, हम कहते हैं ये तो राग एमन है या राग कल्याण है। इसका क्या इसकी पकड़ है, आइए देखते हैं। नी रे गा मदनी दा पा म रे गा पा रे सा, इस प्रकार से नी रे गा म पा म गा म रे गा पा रे सा। अधिकतर इसको ऐसे लेते हैं। पंचम और ऋषभ की जो संगति, इसको कल्याण ठाठ की जो एक विशेषता या कल्याण का अंग माना जाता है। इसके अलावा यदि हम इसको ना भी लें तब भी एमन दिखाई देता है। कैसे? नी रे गा मा गा गा पा मा गा म रे गा
से पूरा यमन आपके सामने खुल कर आ जाता है। तो ये राग आप जैसे अभी सुन रहे हैं कि इसका माधुर्य तो शुरू से ही बना रहता है, लेकिन ये जो है एक गंभीर राग है जिसमें कि हम बहुत अधिक चंचलता नहीं देखते। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसमें सभी प्रकार की जो शैलियों में कुछ ना कुछ गाने को मिलता है। रागदारी, हम ख्याल की बात करें, ध्रुपद की बात करें, वो तो है, लेकिन अन्य उपशास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, ये सुगम संगीत, चित्रपट संगीत, इसमें इस राग को बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो ये स्वरों का ही कमाल है, स्वरों की जो एक बनावट है, मैं इसको सरल भाषा में एक डिज़ाइन जो बनाया है इस राग का, वो बेहद खूबसूरत है। और इसीलिए इसमें इतनी वैरायटी मिलती है कि एक व्यक्ति यदि एमन को गा रहा है या बजा रहा है तो उसको सुनकर, या दूसरा व्यक्ति यदि उसको न भी सुने, उसने जहाँ से शिक्षा ली है वो एमन को गाएगा तो वो अलग होगा। दो लोग साथ ही बैठ के गा रहे हैं, दोनों का एमन अलग होगा, क्योंकि इतना वाइड है, इतना स्प्रेड है राग, इतना विशाल महासागर की तरह है कि राग एमन से बहुत कुछ निकलता है। उसका विस्तार जितना किया जाए उतना कम है, और राग के विस्तार को हम कहते हैं चलन। तो बहुत खूबसूरत जो है ये राग है। इसकी जाति जो है वो संपूर्ण है। इसमें गांधार जो है वो वादी है और संवादी दिशाद है। इस हिसाब से हम देखा है तो पूर्वांगवादी राग कहा जाएगा। इसके गाने का समय हम अक्सर पुस्तकों में पढ़ते हैं कि रात्रि का प्रथम प्रहर, लेकिन विद्यार्थियों को कभी कभी लगता है रात्रि का प्रथम प्रहर क्या है। देखिए, शाम को जो संध्या काल होती है, 6 बजे के बाद जो है इस राग को गाया बजाया जा सकता है। आज के समय में 6 से लेकर 7 या 8 बजे तक भी इस राग को गा लेते हैं लोग, हालांकि 6 और 7 का समय बिल्कुल अनुकूल है। उसके बाद इस राग को गाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद अन्य रागों की बारी आती है जो कि और भी उस समय गाने में बहुत मधुर लगते हैं। तो इसीलिए इसका समय सायंकाल भी बोले तो भी ठीक है, और रात्रि का प्रथम प्रहर बोले तब भी ठीक है। ये इस राग की, जैसे हम कहें, पहले और जानकारी देने से पहले एक छोटी सी बंदिश हम इस राग की गाते हैं, ताकि आपको राग का थोड़ा स्वरूप समझ में आए। गजानन लंबोदर गजानन लंबोदर गजानन लंबोदर परम सिद्धि दायक पायक साचे परम सिद्धि दायक पायक साचे विनायक विघ्न हरन सुख करन विनायक विघ्न हरन सुख करन राखो गुनियन ला जग बोदर तानन सोर सबरिता सोर सबरी मनाऊ गणपति रिजाऊ रसिकन सजाऊ जगाऊ भाग अनंग रंग हुलसी गाऊ गजानन लंबोदर गजानन लंबोदर परम सिद्धि दायक पायक साचे विनायक विघ्न हर
जग जाननम बोधरग जानग जानग जाननम बोधरा। तो इस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे मैंने आप एक बंदिश बताई, जिसमें आप देखिए जो राग की जो मैंने अभी तक का परिचय दिया वो सब इस बंदिश में मिलता है। आगे हम इसी के विषय में और विस्तार से आपको अपने अगले व्याख्यान में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।